सो आगे की न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज के. सो हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. हमें पता ही है पैरेलली. यस ओके. देन न्यूमेरिकल आया. देखो चलो करो तो क्या करेंगे. अच्छा पेन को साथ रहने दो. हाँ देखो क्या है. A copper wire has a diameter of this 0.5 mm. D is given and the resistivity rho is also given. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? मतलब L फाइंड करना है. क्या क्या गिवन है फटाफट लिखो और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो. ओके चलो. हाँ और फिर कैसे करेंगे बताओ. फिर सॉल्व तो हम करेंगे ही. देखो क्या क्या गिवन है. और डायमीटर डी गिवन है. देन रेजिस्टिविटी रो गिवन है. देन रेजिस्टेंस भी गिवन है. क्या बोला है. लेंथ ऑफ द वायर. सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए है. एल पूछा गया है. आर गिवन है, रो गिवन है, डी गिवन है, मतलब ए भी गिवन है. तो मिल जाएगा एल. ओके वही मेथड से करेंगे. कितना आंसर आ रहा है बताओ. पाई बाय 4 डी स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर पाई बाय 4 डी स्क्वायर दोनों सेम ही है. हाँ हाँ बहुत बड़ा कैलकुलेशन है. ओके सो बड़ा कैलकुलेशन है वॉट एवर, लेकिन समझ में आ गया. ओके अब गलती कहाँ हुई होगी. वो इसको कन्वर्ट किया मीटर में नहीं तो वो करना पड़ेगा. ओके सो कैलकुलेशन वहाँ छोटा हो जाएगा. 10⁻³ mm में है तो हम मीटर में करेंगे तो mm टू मीटर हो जाएगा 10⁻³ मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ये लेंगे हम. ओके एंड देन डू द कैलकुलेशन. पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. ओके एरिया है हमारा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. अब डी क्या होता है. डी होता है हमारा ट्वाइस आर. तो पाई बाय 4 इंटू ट्वाइस आर टू द होल स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा. पाई बाय 4 2 का स्क्वायर 4 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर. 4 4 कट. सो तुम बोलो पाई बाय 4 डी स्क्वायर और तुम बोलो पाई आर स्क्वायर. दोनों सेम ही है. ओके सो अगर रेडियस गिवन हो तो पाई आर स्क्वायर ले लो. डायमीटर गिवन हो तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर ले लो. पाई की वैल्यू जनरली इफ यू टेक 22/7 देन इट विल बी इजी. ऐसा नहीं है कि इजी मतलब ऐसा कुछ 3.14 लोगे तो भी वहाँ पे अगर 314 जैसा कुछ नंबर है या 314 के जैसे कि 628 जैसा कुछ नंबर है तो 314 लोगे तो अच्छे से तुम काट सकते हो. ओके फैक्टराइजेशन कर सकते हो. दैट डिपेंड्स. पाई की वैल्यू जो भी लो थोड़ा बहुत चेंज आएगा. 22/7 लो या 3.14 लो उससे पॉइंट में डिफरेंस आएगा. ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि हमें mm टू मीटर करना है. यहाँ पर ओम इंटू मीटर ही है तो वहाँ पे कुछ नहीं है. देन ओके चलो तो हमें समझ में आ गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे. देखो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज. रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल्ड. डायमीटर क्या हो गया. डबल्ड हो गया. मतलब जितना डी है उसका अब क्या हो गया 2d. ओके सो डी हमें गिवन है. हाँ ये रहा 0.5 mm. तो 0.5 mm का डबल कितना हो जाएगा 1 mm. डबल करेंगे तो 1 mm या फिर लिखो 0.5 इंटू 2 तो वो कितना होगा 1 mm. 1 mm अगेन उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना. दैट्स इट. सारी कैलकुलेशन फिर से करो. रेजिस्टिविटी की वैल्यू वही होगी. ओके जो तुमने फाइंड की है नहीं मतलब जो गिवन है. ओके तो फाइंड तो अभी हमने एल किया था. तो ऐसा बोला है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज मतलब आर ढूंढना है. रो की वैल्यू यही लेनी है. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल. तो डायमीटर डबल करके एरिया नया आएगा और लेंथ जो भी गिवन है तुम्हें
लेंथ अभी जो तुमने फाइंड की, लास्ट तुम्हारा जो आंसर आया, दैट एल यू हैव टू यूज। अंडरस्टूड? कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, तो फिर सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो mm का मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी गिवन है, आर गिवन है, एल है, बस। अच्छा वो साइड गिवन है। ओके, सो r is equals to rho l by a, therefore l is equals to r into a divided by rho। एरिया पाई आर स्क्वायर लिया है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर लो, जो भी लो, वैल्यू पुट करो, सो आंसर विल कम 122.7 मीटर। ओके, देन सिंस द रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, रो एल जो तुमने अभी ढूंढा है वो कहाँ गए? इन्होंने लिखा नहीं है, नहीं इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। ओके, तो हमें क्या पूछा था? रेजिस्टेंस कितना होगा पूछा है, क्या पूछा है? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। अच्छा देखो, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, मतलब रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। हाउ मच डज, हाउ यूज किया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इफ एरिया इज डबल्ड, और से इफ डायमीटर इज डबल्ड, ऐसा पूछा होता। व्हाट मतलब तुम्हें उसकी वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन यहाँ पे हाउ मच पूछा है, उसमें भी तुम वैल्यू ढूंढोगे तो गलत नहीं है, फुल मार्क्स ही मिलेंगे, बट क्वेश्चन को समझो। हाउ मच मतलब उसमें कितना चेंज आएगा। क्या डायमीटर डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो तुम उतना आंसर लिख दो ना तो भी चलेगा, कैलकुलेशन ना करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो फुल मार्क्स मिलने ही वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैसे करनी है? डी का ट्वाइस डी कर दो, मतलब कि 1 मिलीमीटर कर दो, एंड देन यू फाइंड। ओके, सो वैसे अगर देखा जाए तो कैसे, अभी वो देखते हैं जो देखा जाए, लेकिन इन्होंने कैसे किया है वो देख लेते हैं। देखो, सो आर डी बाई 2 ये फॉर्मूला लिख लिया। नाउ r इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r रो एल बाई ए, रो एल ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर को लिखा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो मतलब एक्चुअली क्या है, r इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सब कुछ ही कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ देयर इज नो चेंज इन रो एल ए एल, मतलब लेंथ उतनी ही है और मटेरियल भी वही है, रेजिस्टिविटी भी उतनी है। सो व्हेन डायमीटर डी इज डबल, ये डबल हो जाएगा। सो सपोज पहले 1 था, मान लो पहले डी कितना था? 1, अब डबल कर दिया तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। डन, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो पहले था r इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू, अगर d की वैल्यू 1 थी तो r इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू क्या आता? 1 आता। लेकिन अगर डबल कर दी तो क्या हो गया? 4 आई। ओके, 1 बाई 4। ओके, चलो मान लो अभी 1 बाई 4 है, अब डबल कर दी तो मतलब 2 था, उसका डबल क्या कर दिया हमने? 4 कर दिया। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही सेंस में लिखा हुआ है। तो 1 बाई 4 एंड 1 बाई 16, 1 अगर 2 लिया तुमने तो आंसर आता 1 बाई 4, और उसका डबल कर दिया d, मतलब 2 की जगह 4 कर। समझ में आ रहा है ना? d अगर 2 mm लिया, सपोज 2 मीटर लिया, d 2 मीटर लिया, तो हमारा r इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 4 आ रहा है। और उसको अगर डबल कर दिया तो 2 मीटर की जगह 4 मीटर कर दिया, अब डबल कर दिया तो कितना आएगा? से 4 का स्क्वायर 16। तो मेन में आया 1 बाई 4, डबल करने के बाद आया 1 बाई 16। तो कितना चेंज हुआ? से 4 टाइम्स का चेंज हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 का चेंज हुआ, 1 बाई 4 एंड 1 बाई 16। तो इसीलिए आंसर क्या है? 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वैसा भी तुम लिख सकते हो। ओके, उसके पहले वाला एग्जांपल, तो अगर तुमने 1 लिया, क्या लिया? 1 लिया तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। अब उसका डबल कर दिया तो 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, तो आ गया ना 1 बाई 4। समझ में आया? अगर ये सेंटेंस वाइज समझ में ना आए तो भी हमारा जो कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंगली भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, r is equals to रो एल बाई ए। नाउ रो की जगह रो एल की जगह एल ए की जगह पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। डन। Therefore r is equals to रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला गया तो यहाँ पे 4।
डन। अब 4 तो उसकी जगह ही है, रो जितना था उतना ही है, एल भी जितना था उतना ही है, पाई भी जितना था उतना है, तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कुछ ही कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं डी की जगह क्या ले लूं जो मुझे गिवन है, क्या 0.5 mm, ये तो सब कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो वो कांस्टेंट का कैलकुलेशन करना हो तो कर लो तुम, सिर्फ कांस्टेंट का कैसे करोगे, 4 इंटू गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इंटू गिवन वैल्यू जो हमने फाइंड की वो वैल्यू ऑफ एल एंड पाई। ओके, रेजिस्टेंस तो फाइंड किया ना अभी, क्या आंसर आया रेजिस्टेंस का, मतलब जो कहाँ गया रेजिस्टेंस, इन्होंने तो नहीं फाइंड किया, हम अगर फाइंड करते तो कैसे फाइंड करते, हम अगर फाइंड करते तो कैसे फाइंड करते, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। पहले तो ये गिवन है, पहले हमें क्या बोला है कि रेजिस्टेंस गिवन है, रो गिवन है और डी गिवन है, तो एल ढूंढो। तो एल ढूंढने के लिए हम बोलते हैं आर ए डिवाइड बाई रो। आर कितना था 10 ओम इंटू ए पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ हो गया डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी क्या है हमारा 0.5 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ओके, सो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व डायरेक्टली करो या तो फिर अच्छा हाँ कर लो, क्योंकि हमें तो मीटर में आंसर चाहिए ना। सो इसको हम लिख देंगे क्या 22/7। सो ये हो जाएगा से 5, ये हो जाएगा से 2, ये हो जाएगा 11 और ये 2 कट हो गया। ओके, देन और क्या है 10⁻⁻8 है, सो 10⁻⁻6 गया, तो यहाँ पे बचा क्या 10⁻⁻2। देन 0.5 इंटू, तो इसका क्या होगा 0.5 मतलब 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10 तो 100 और ये 10⁻², तो वो कट हो गए, तो मैं पॉइंट निकाल दे रहा हूँ, अब 5 है। ओके, अब ये 1.6 है, उसका भी पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो ऊपर चला गया 10। डन। अब क्या हुआ, नीचे क्या बाकी है 16 एंड 7 बाकी है, तो 16 का तो यहाँ से नहीं होगा, 7 का भी यहाँ से नहीं होगा। ओके, तो फिर जो आ रहा है वो लिखो, 5 11 55, 55 इंटू 25। डन, 55 इंटू 25, 25 इंटू 55, दैट इज 1375 और वो 10 था उसका 0। डन, 13750 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 16 7 11 ओके, 16 5 80, 6 96 and then 112। So 13750 divided by 112, इसको कट करो तो क्या हो जाएगा 2 6 12, then 1 7 8 16, 1 5 7 14, 1 0 5 6 8 7 5, और इसका आधा कितना हो जाएगा 5 और से 2 5 तो 1 2 6 56। यस, अब तो नहीं होगा, 5 और 6 11, 3 से भी नहीं होगा ये। ओके, 4 से होगा क्या 56, नहीं होगा, हाँ होगा ना, हाँ ऊपर वाला नहीं होगा। यस, सो डायरेक्टली डिवाइड करो अब 6 8 7 5 डिवाइडेड बाई से 56। ये तो हम कैलकुलेशन ही करने लगे, न्यूमेरिकल ही करने लगे, लेकिन जो भी है ऐसे ही करना है, सिंपल ही है। ओके, 56 1 जा 56, यहाँ पे बच गए 12 और यहाँ पे आ गया 7। अब 56 2 जा 112, तो 2 जा 112, तो कितना हुआ 5 और 15। ओके, 15 हुआ और ऊपर से क्या आ गया 7 और 5 आ गया। यस, सो 56 अब कितना हो जाएगा 56 3 जा, आई थिंक 3 जा तो बढ़ जाएगा, तो 2 जा ही करना पड़ेगा, हाँ 2 जा ही करना पड़ेगा। सो 112 करेंगे तो कितना रह जाएगा, कितना 43, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0 430। सो 5 8 जा नहीं चलेगा, 5 6 जा 56 7 जाएगा। ओके, सो 122.7 मीटर लेंथ इज द आंसर। डन, ये आंसर आया हमारा। अब हमें क्या बोला है कि r की वैल्यू क्या होगी इफ डायमीटर इज डबल्ड।
डायमीटर इज डबल्ड। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ डायमीटर को छोड़ के हमारे पास आंसर है क्या? नहीं है, क्योंकि डायमीटर तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, डायमीटर इज डबल्ड, तो हम वो भी कैलकुलेशन कर देखते हैं। देखो 1/4 आएगा, 1/4 मतलब क्या? अभी क्या आया? 122 आया ना, 122 डिवाइड 0.7 डिवाइड बाई 4 करेंगे ना, वो जो आंसर आएगा ना वो यहाँ आएगा, तो तुम बोल सकते हो। ओके, तो आर कितना आया? से रो कितना है? रो कितना है? 1.6 into 10 raised to -8 रो इंटू एल। एल क्या है? अभी मैं एल ये नहीं लिखूंगा, मेरा जो एल था ये डिवाइड करने के लिए 6875 डिवाइड बाई 56 लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर इससे आएगा, पॉइंट में गड़बड़ी नहीं होगी। ओके, तो रो एल बाई ए, सो पाई भी नहीं लिखेंगे हम, से 22/7 पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर अब 1 हो गया है, अब तो 1 हो गया, डबल किया मतलब 1 हो गया, तो 1 and 10 raised to -3 10 raised to -3 10 raised to -6। समझ में आया? डन, पक्का। रो एल डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो ये इतना आ गया। बस अब इसका सॉल्यूशन लाओगे तो तुम 122 मतलब कितना 25 और 29 अराउंड आएगा। कितना? अराउंड 29, मतलब 120 को 120 डिवाइड बाई 4 करो तो वही आएगा ना। 34 सा कितना होता है? 120, तो 120 तो 30 के भी ऊपर आएगा, 30 पॉइंट समथिंग और 31 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो तुम वो आंसर भी लिख सकते हो और डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाउ मच चेंज बोला है, व्हाट नहीं पूछा है। ओके, दोनों तरीके से कैसे, हाउ मच चेंज विल बी देयर, सो हम बोल देंगे कि अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो जो ऐसे उन्होंने बोला है वो कि r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो एक्चुअल में होता रो एल डिवाइडेड बाई से पाई बाई 4 इंटू से डी का स्क्वायर, ये होता। लेकिन अब डायमीटर डबल हो गया है, तो अब मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई 4 रो एल इंटू 4 पाई इंटू डायमीटर क्या हो गया है? डबल्ड हो गया है, मतलब डी की जगह क्या है? ट्वाइस डी, डी की जगह है ट्वाइस डी, तो ट्वाइस डी रखेंगे तो ट्वाइस डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4d का स्क्वायर। तो ये सब क्या है? ये पूरा जो है वो तो है r1। ओके, तो मैं लिख दूंगा कि से r2 इज इक्वल्स टू r1 डिवाइडेड बाई 4, दैट्स इट। क्योंकि पहले वाला जो कैलकुलेशन किया हमने, जो हमारा आएगा अभी ये जो आंसर आएगा, दैट इज व्हाट? दैट इज r2। वो r2 क्यों r2? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? 1 ले लिया है, डबल कर दिया है। लेकिन तुम डबल ना करो तो जो r आएगा वो कितना आएगा? r कितना आएगा? चलो मानो r कितना आएगा, डबल नहीं किया है तो r कितना आएगा? डबल हमने नहीं किया है तो r कितना आएगा? 10 ओम गिवन ही है। डबल वो तो लेंथ फाइंड करने को बोला है, लेकिन रेजिस्टेंस तो गिवन ही है, तो डबल नहीं कर रहे हैं तो r कितना है? 10 ओम है। डन। तो ये सबका आंसर अगर तुम सिर्फ d को छोड़ दो, ओके, तो मतलब टोटल आंसर r का कितना है? 10 ओम। कब? जब 0.5 सिंपल जो गिवन है डायमीटर वही लो तब 10 ओम, जब 0.5 mm लो तब 10 ओम, अदरवाइज नहीं। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रहा है कि गलती ना हो कहीं पर। सो हाउ मच पूछा है तो तुम ऐसे मूव कर सकते हो कि डी डबल कर दिया या से और कुछ लेंथ को डबल कर दिया। अब ऐसा चलो अब तुम आंसर दो। ओके, थोड़ा क्वेश्चन हम अपनी तरह से आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने बोला कि इफ डायमीटर इज डबल हाउ मच चेंज विल बी देयर इन द रेजिस्टेंस। डन। अब मैं और एक क्वेश्चन अपनी तरफ से, ये समझ में आ गया, यहाँ न्यूमेरिकल को खत्म करें, कंप्लीटेड, नो डाउट। ओके, चलो अब एक एडिशनल क्वेश्चन, हाउ मच चेंज विल बी देयर इन द रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज हाफ। रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया है, कंसिडरिंग प्रीवियस कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन मतलब कि बाकी सब कितना है, रो जो गिवन है वो है, एल जो तुमने फाइंड किया 122.7 मीटर वो है रो एल बाई ए में जो डी है वो डी कितना है 0.5 mm। इस कंडीशन, ये कंडीशन है अभी,
अब ये कंडीशन में मतलब इसमें R आता है 10 ओम, L आता है 122.7 मीटर, रो भी जो गिवन है 1.6 into 10⁻⁻8 राइट ओम मीटर, और ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मैं बोल रहा हूं लेंथ इज हाफ, हाउ मच चेंज विल बी देयर इन दी रेजिस्टेंस। तो बोलो चलो आंसर क्या आएगा, तुम आंसर बताओ। 5 ओम, हाउ मच चेंज, नहीं हाउ मच, आंसर भले ही तुम्हारा 5 हो, आई डोंट नो दैट वी विल कैलकुलेट, बट मैं बोल रहा हूं हाउ मच चेंज, मतलब मुझे वर्डिंग में आंसर चाहिए। डबल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हाँ मतलब ये 10 है तो 5 हो जाएगा ऐसे। हाउ मच, पहले व्हाट का आंसर बाद में, हाउ मच चेंज विल बी देयर इन द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ इज हाफ। बोलो चलो कितना, हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, कैसे, लेंथ हाफ हो गई, यस, तो लेंथ प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यस, तो आर भी हाफ हो जाएगा। आर क्या है हमारा, रो एल बाई डी। ऐसे अगर गिने तो मेरा आर कितना आ रहा है 10 जो गिवन वैल्यू है उससे। अब मैं बोल रहा हूं एल इज हाफ, सो आर इज इक्वल्स टू रो, एल की जगह में क्या लिख दूंगा, एल बाई 2, डन, और 2 नीचे आ जाएगा बाई ए, डायमीटर वही रह रहा है, ओके। तो अब ये क्या आ गया देखो, ये आर जो है, अब ये क्या है देखो, रो एल बाई ए, दिस इज से R1, तो R1 डिवाइड बाई 2, तो R2 कितना आया, R1 बाई 2 आया, मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया। सो हम वर्डिंग में लिखना हो तो हम बोल देंगे रेजिस्टेंस विल बी हाफ, डन, ओके। अब रेजिस्टेंस हाफ है, व्हाट चेंज विल बी देयर, तुम बोल सकते हो 5 ओम, क्योंकि हाफ हो गया है, अंडरस्टूड, पक्का, ओके। चलो इतनी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज सपोज हमने 20 मिनट इन्वेस्ट किए हैं ये एक न्यूमेरिकल में, बट क्यों किए हैं दैट यू अंडरस्टैंड, ओके, हाँ या ना, हाँ। ओके देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि the values of the current flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V and across, okay, V and I is given, plot a graph between V and I, calculate the resistance of that resistor, very easy, V और I given है, V और I given है, plot the graph, मतलब क्या, हमने I versus V का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो Y पे ले लिया I, that is एम्पियर, यहाँ पे ले लिया वोल्ट, तो बोला ही है 0.5 हो तो होता है 1.6, 1 हो तो ये है, जितनी भी वैल्यूज है स्केल के अकॉर्डिंगली वैसे उसको पुट करते जाओ तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी ऐसे, लाइक दिस, कोई भी एंगल पे, ये एंगल वी डोंट नो बट मिलेगी स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ ऐसे जिगजैग टाइप कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि ओम्स ने किया है ये एक्सपेरिमेंट, यस, ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट के बेस पर बोला है कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई, कि V बाई आई का जो वैल्यू आता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कि यहाँ पर V बाई आई क्या है, देखो यहाँ पर V बाई आई क्या है, V 1.6 बाई आई 0.5, तो ये कितना आया 16/5 आया, डन। दूसरे केस में निकालो 33.4 डिवाइडेड बाई 1.0, तो ये कितना हो जाएगा 34 बाई से 10, ये कितना आया 17/5 आया, अप्रोक्सीमेटली सेम जैसा है ना, ओके। देन 2 कहाँ से आ गया, 6.7 डिवाइड बाई 2.0, दैट मीन 67/20, सो इसका तो आधा भी नहीं होगा, बट कहने का मीनिंग क्या है कि से 64 होगा ना, 67 है हमारे पास, सो 16 तो नहीं होगा, बट 16 कितना होता है, नहीं 16 नहीं, मतलब 16 सो से 17 64 होता है, तो 17 68 होगा अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे क्या आ गया 17 और 5
आ गया 17/5 अगेन। समझ में आ रहा है? हमेशा वैल्यू क्या आएगी 15/5, 16/5, 17/5, 15/5, 16/5, 17/5 उसी के अराउंड में आती रहेगी। तभी तो ये ग्राफ ऐसे आया है। क्यों? यही ओम्स ने पहले एक्सपेरिमेंट किया फिर लॉ दिया। इट्स नॉट कि पहले से पता है कि कांस्टेंट ही है। ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, पहले लिया सर्किटली, प्रॉपर एक्टिविटी है हमारी, प्रॉपर ऐसे सर्किटली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टर्स है मेरे पास, मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टर है, ओके, जिसको क्या बोलेंगे, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट है तो मैं रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है से 1 ओम, अब 220 वोल्ट है तो करंट कितना मिलेगा उसने देख लिया, हमने देख लिया, ओके। अब रेजिस्टेंस को चेंज किया, वोल्टेज उतना ही है 220, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज किया मतलब आई चेंज हो जाएगा। वो चेंज वाला आई भी हमने नोट डाउन किया, वापस रेजिस्टेंस चेंज किया, वी उतना ही है, वापस आई चेंज हो जाएगा। वैसे कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट किए, लाइक दिस, यही एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा समझो कि 220 वोल्ट है, ये तो 1.6 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखो वोल्टेज चेंज हो रहा है और आई भी चेंज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। कुछ तो कांस्टेंट रहता है ना, हमने वहां पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था 220, एक वी के लिए एक आई होता है, अब दूसरे वी के लिए दूसरा आई होगा, लेकिन दूसरा वी कैसे लाए, वही तो हमारी प्रॉब्लम थी कि हर बार जैसे कि इसको 220 वोल्ट है तो उसके लिए सपोज 15 एम्पियर चलेगा। अब इसको 15 एम्पियर फैन को नहीं चाहिए, एसी को चाहिए 15 एम्पियर, इसको 5 एम्पियर चाहिए, तो उसके लिए अलग से 220 वोल्ट के कम वाला वोल्ट वाला लाए। तो कितनी सारी बैटरी चाहिए, कितने सारे अलग अलग कनेक्शन चाहिए, तो हमने क्या बोला, सबका अलग अलग रेजिस्टर्स अंदर डाल दिए। तो इसका रेजिस्टर अलग है, इसका रेजिस्टर अलग है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ओम्स है। तो वोल्टेज तो आ रहा है सेम 220, लेकिन फिर भी इसमें करंट जा रहा है 15 एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है से 5 एम्पियर। समझ में आया? कंसेप्ट वाइज समझो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया और हमें बेसिक क्वेश्चन, डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन नहीं पता है, कोई बड़े बात कर रहे हो तो एटलीस्ट हम नहीं एक्सपेक्ट, इतना नहीं कर रहे कि भाई वो प्रॉब्लम जो है घर में हो गया, लाइट चली गई तो क्या प्रॉब्लम है, ये वो तुम्हें समझ में आ जाए, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम तो समझ में आ जाए कि हुआ क्या है, बात क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऊपर से ही जा रहा है। अंडरस्टूड? ओके। तो वैसे ही तो ये प्लॉट करो तो प्लॉट कर सकते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। अभी जो हम कर रहे थे ना वही चेक करो, तो V by I हर केस में चेक करना है। डन? ओके। सर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का बात अलग होता है? नहीं, सेम, दोनों सेम ही है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही रियोस्टेट बोलते हैं। नहीं, बुक में तो लेकिन लिखा है वेरिएबल रेजिस्टेंस रेगुलेट करता है करंट, उसी को तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट क्या, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को बोलते हैं। तो वही तो वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको रेगुलेट करेगा, रेजिस्टेंस नहीं, करंट को नहीं, मतलब करते हैं हम रेजिस्टेंस को चेंज, उसके इफेक्ट से करंट चेंज हो जाता है। हम डायरेक्टली करंट को चेंज नहीं कर सकते। देखो सिंपल, हमारे पास V और I है और R भी है, R इज इक्वल्स टू V by I, ओके। अब कहना हम क्या चाह रहे हैं कि पहले केस में सपोज वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, ओके, तो दिस इज कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो अब V चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। अब मुझे चाहिए से I पर्टिकुलर है, ये कांस्टेंट है, अब R है, तो R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर से वायर, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रो L बाई A, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, एरिया, वायर का एरिया कितना है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स का जो रेजिस्टर है मतलब एरिया है वो कितना है, ओके, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब V चेंज किया है, V कांस्टेंट रखा है तुमने, अब तुम्हें I, तो पर्टिकुलर V के लिए ये रेजिस्टेंस अगर सेम रह रहा है, सेम नहीं रहे तो भी डिफरेंट रेजिस्टर्स, ये अप्लायंसेस के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर रो सेम है मतलब मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है वायर का, ओके, तो क्या होगा, R चेंज होने वाला नहीं, कांस्टेंट रह जाएगा। तो अगर तुम्हें डिफरेंट R चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, करंट डिफरेंट होना पड़ेगा ना। सोचो V है तुम्हारा 220, अब 220 के लिए मेरा करंट है से 10, कितना है 10, ओके, तो अब मुझे रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 22 ओम।
डन। लेकिन अब मुझे दूसरा रेजिस्टेंस चाहिए, ये 22 ओम सपोज इसके लिए आ गया, अब मुझे इसके लिए दूसरा रेजिस्टेंस चाहिए, सेम डाल दूंगा तो क्या होगा, फट जाएगा वो, मतलब से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो अब दूसरे रेजिस्टेंस के लिए क्या करूं मैं, तो अब इसमें कम करंट चाहिए, तो से 220 और करंट कम, तो से 5 कर दिया, तो कितना आंसर आएगा, तो कितना आंसर आएगा, से 5 4 जा 20 40। डन, समझ में आया। अब देखो रेजिस्टेंस उतने का उतना ही है, मतलब जो वायर जा रहे हैं लेंथ उसकी वो है, मटेरियल उसका वो है, डायमीटर भी उसका वही है, चेंज नहीं कर रहा है, तो भी मुझे डिफरेंट चाहिए रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने करंट चेंज किया, तो यहाँ करंट चेंज कर रहे हैं, तो उसी के ऑपोजिट अगर मुझे डिफरेंट करंट चाहिए तो डिफरेंट रेजिस्टेंस देने पड़ेंगे ना, इसके ऑपोजिट। समझ में आया, तो इसका रेजिस्टेंस अलग, इसका रेजिस्टेंस अलग, तो कहने का मीनिंग क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या, द इक्विपमेंट विच कैन वेरी द रेजिस्टेंस, वही, और रेजिस्टेंस चेंज करोगे, वोल्टेज तो फिक्स है, रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो चेंज क्या होगा, करंट। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, जब तुम चेंज करोगे तब, तो वो इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, और वेरिएबल रेजिस्टेंस वही है। दोनों जो वर्ड है बुक में जो गिवन है उसका कहने का मीनिंग वही है, जैसे कि तुम एक सेंटेंस बोलो अभी जो भी बुक में गिवन है, It is a component used to regulate current without changing the the voltage, constant constant voltage, that is called variable resistance. वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इट इज द कंपोनेंट, ओके, एक कंपोनेंट है, से कंपोनेंट है मतलब एक मशीन है, ओके, विच कैन रेगुलेट द करंट, तो करंट को रेगुलेट करने के लिए, और V कांस्टेंट है, राइट, तो इसको क्या बोलेंगे, ये मशीन को क्या बोलेंगे, I रेगुलेट करने के लिए। एक्चुअल में I रेगुलेट करते कैसे हैं, I तो रेगुलेट डायरेक्टली तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा तभी I चेंज होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस को चेंज करो, अभी जैसे हमने रेजिस्टेंस चेंज किया, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस चेंज किया तो I चेंज हो जाएगा, और I चेंज करो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वाइस वर्सा। रेजिस्टेंस चेंज करो तो I चेंज हो जाएगा, और अगर I चेंज करो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेगुलेट द करंट तो हम बोल रहे हैं, लेकिन करंट को रेगुलेट करते कैसे हैं, करंट को रेगुलेट करते कैसे हैं, बाय मींस ऑफ चेंजिंग द रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे हमने बोला इसमें ज्यादा करंट जाना चाहिए और इसमें कम करंट, अरे इसका ही लो ना, हमने फैन का एग्जांपल नहीं लिया था, 5 की स्पीड से जा रहा है, फास्ट घूम रहा है, तो उसमें 5 ज्यादा करंट जाना चाहिए, अब 4 पे घुमाना है, ओके, मतलब थोड़ी कम स्पीड करनी है, तो करंट उतना ही जा रहा है सपोज, तो चेंज क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो सेम आ रहा है, अभी इसकी स्पीड कम करनी है मुझे, तो क्या चेंज करूं, करंट तो जो पर्टिकुलर वोल्टेज आ रहा है 220 उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलरली करंट मिलेगा मुझे, V के अकॉर्डिंगली मुझे I मिलेगा, अभी I मिल रहा है तो सेम I वहां भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, और सेम I 5 रेगुलेटर पर भी है और सेम I 4 रेगुलेटर भी है, तो फिर दोनों में स्पीड चेंज ही नहीं होगी ना, अगर I सेम है तो I को डिफरेंट करना पड़ेगा, तो I डिफर कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा के या कम करके, तो हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो तब जाके I चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि टू रेगुलेट द करंट, तो करंट को रेगुलेट कैसे करते हैं, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो एक्चुअल में जिससे रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, मतलब दोनों सेम ही है, अंडरस्टूड, वेरिएबल रेजिस्टर एंड रियोस्टेट दैट इज सेम, नाम ही देखो ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को वेरी करना, वेरिएबल मतलब वेरी करना मतलब चेंज करना, तो रियोस्टेट का काम क्या है, चेंजिंग द रेजिस्टेंस। क्यों चेंज करना है, क्योंकि मुझे I डिफरेंट चाहिए, क्यों डिफरेंट चाहिए, क्योंकि वोल्टेज को मैं चेंज नहीं कर सकता हर बार, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, दोनों का कहने, दोनों सेंटेंस का कहने का मीनिंग एक ही है। यहाँ पर गुड क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे इसमें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही है, अंडरस्टूड, समझ गए।
एक पेज का क्या ग्राफ, ओके इन्होंने पूरा रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है। ओके मतलब रेजिस्टेंस उन्होंने फाइंड कर लिया है, कितना आया से 3.314। ये पूरा कैसे फाइंड किया है, स्लोप पूरा का पूरा फाइंड किया है, मतलब फाइनल वैल्यू जो लाइन ऐसे ड्रॉ की ना हमने, तो ये सपोज लाइन है, ये पॉइंट है, तो उसके लिए क्या v है और उसके लिए क्या i है। डन, ओके तो देखो ग्राफ बिटवीन i and v shown in the row, since the graph is a straight line, the slope of the graph give the reciprocal of the resistance। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, स्लोप इन द सेंस से y by x, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y डिवाइड बाई x, ऐसे जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना हो, स्लोप मतलब क्या, ये कितना ढलान है, ये अब इसका स्लोप ज्यादा है, ये इसका स्लोप ज्यादा है, उसका ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है, ये तो हमें डे टू डे लाइफ में पता चल रहा है, ओ यार बहुत ढलान है, साइकिल पे तो ज्यादा ही पता चल जाएगा। ओके तो इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप कितना है वो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, y by x। y by x मतलब क्या, पर्टिकुलर तुम यहाँ पर से ऐसे लाइन खींच लो, दैट इज इंडिकेट्स द y, एंड वहां से ऐसी लाइन भी खींच लो, दैट इंडिकेट्स द x। सो ये जो वैल्यू है तुम्हारी ग्राफ पर, जितनी भी वैल्यू आएगी दिस इज y, और इसकी वैल्यू जो आएगी ग्राफ पर दैट इज x। तो y मतलब ये v, ऐसे ग्राफ था राइट, ये i था, ये v था, तो मैं y by x बोल रहा हूँ, मतलब क्या, तुम यहाँ जाओ ऐसे, डन, तो यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा से 10 एम्पियर और 2 एम्पियर, सो 10 माइनस 2 तो हो जाएगा से 8। वैसे ही y हो गया, अब x, तो ये जो x था ये दोनों को ऐसे करके यहाँ लाओ, तो वोल्टेज यहाँ पर से है 200, यहाँ पर है 100, 200 माइनस 100 से 100, समझ में है। तो इसको बोलते हैं से y by x, तो ये y by x तुमने फाइंड किया ना, दैट इज द स्लोप, अंडरस्टूड। तो क्या बोल रहे, ये समझ में आ गया स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ओके पक्का, चलो सो y by x, तो y by x जो फाइंड किया दैट विल गिव यू 1 by r, बिकॉज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डेल्टा i by, क्यों 1 by r देगा, क्योंकि y क्या है, तो y में क्या था ऐसे i, और x में क्या था v, तो i by v क्या है, v by r क्या है r, v by i क्या है r, तो i by v क्या होगा 1 by r, उल्टा, समझ में आया, ओके सो i by v, डेल्टा i by डेल्टा v क्या हो जाएगा 1 by r। द स्लोप ऑफ द i by v ग्राफ, तो 1 by r इज इक्वल्स टू से ab मतलब पर्टिकुलरली ये ले लिया हमने से y a to b एंड से a to b अगेन फिर से ड्रॉ करके दिखाना, ये हमारी लाइन है, ग्राफ है, देन अब से इतना मैंने लिया सपोज, डन, तो अब से दिस इज माय ए बी एंड सी, डन। तो क्या बोल रहे हैं, ए बी मतलब ये हो गए ना, तो इसको ऐसे लेके आओ, डन। ये जो वैल्यू मिलेगी दैट इज व्हाट, ऊपर आया 4, नीचे आया 0.5 एम्पियर, मिल गया 3.5। अब b by c, तो इसको नाम दिया है b, इसको नाम दिया है c, तो इसको नीचे से लेके आओ, तो यहाँ पे वैल्यू है से 13.2 और यहाँ पर वैल्यू है 1.6 वोल्ट, दोनों का चेंज लिया तो दैट इज 11.6। समझ में आया, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा नहीं, लेकिन करते कैसे है वो समझ में आया, पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। वो वैल्यू फाइंड की एंड दैट इज 3.314 ओम, और यही वैल्यू कांस्टेंट इस सब में मिलेगी तुम्हें, सब में इन द सेंस कहां पर, जो भी डिफरेंट वैल्यू है उसमें, जैसे कि पहली वैल्यू क्या थी 16/5 थी, 16/5 थी ना, ओके तो 16/5, तो अभी करो 16/5, 5 3 जा 15, 1.05 2 जा खत्म, 3.2 आ गया 3.314। दूसरी वैल्यू क्या थी 17/5, तो देखो 17 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 2.0 3.4 आ गया उसके नजदीक, पहले आया 3.2, अभी आया 3.4। फिर और एक वैल्यू आई थी, कौन सी आई थी 67 डिवाइडेड बाय 20, ऐसा ही था ना, अभी हमने कैलकुलेट किया वो 67 डिवाइडेड बाय 20 ऐसा ही था, देखो गलती ना हो जाए,
हाँ यही था 67/20 था ना, तो इसका भी अगर तुम करोगे तो आंसर क्या आएगा 67/2 करो 67/2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1.5 और नीचे 10 है तो 3.35 डन। क्या आया 3.35 3.314 आ गया। मतलब एवरेजली ये सभी का आराम ने फाइंड किया डिफरेंट और फिर सबका एवरेज करो, वैसे करना हो तो वैसे, अदरवाइज डायरेक्टली स्लोप। तो स्लोप डायरेक्टली क्या फाइनल वैल्यू ये y/x ये वैल्यू बाय पर्टिकुलरली दिस वैल्यू, दैट्स इट। और ये स्लोप तुम कहीं पर भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिया, तुम बोलोगे सर मुझे इतना ऊपर नहीं लेना, मुझे नीचे लेना है, नीचे ले लो तो भी आंसर यही आएगा। नीचे मतलब कहाँ नीचे से तुम बोलोगे सर मुझे तो यहाँ से यहाँ तक का ही लेना है, तो वो भी सेम आंसर आएगा। कैसा सेम आंसर आएगा, ये ले लो ये ले लो, ये मिल गया, दैट डिवाइड बाय दिस बाय दिस, सो दिस इज से y, दिस इज बाय x, y/x करोगे सो दैट स्लोप यू विल गेट, सेम आंसर आएगा एग्जैक्टली 3.314। समझ में आया? क्यों सेम आएगा? क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है, अगर तो स्लोप हमेशा बार बार चेंज नहीं हो जाता। अगर स्लोप ही चेंज हो गया तो लाइन चेंज हो गई ना। स्लोप कब चेंज होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब ये लाइन का, ये दोनों लाइन का स्लोप डिफरेंट आएगा क्योंकि ये चेंज हो गया ना। लेकिन अगर ये ऐसी कंटिन्यूअसली लाइन है ऐसे, तो तुम यहां से फाइंड करो, यहां से फाइंड करो, यहां से फाइंड करो, सारा स्लोप सेम ही आएगा। डन? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, मीन मेथड भी चलेगी, जैसे अभी हमने किया, ये सबका फाइंड किया 3.35 3.4 3.2, 5 ढूंढने हैं तो 5 ढूंढो और डिवाइड बाय से टोटल एवरेज निकालो, तो एवरेज कितना आया तो यही एवरेज आएगा। बट दिस इज द इजीएस्ट वे। ओके, ये इतना सारा करने से अच्छा ये कर दो। ओके चलो, क्योंकि ग्राफ बोला है ना, विदाउट ग्राफ भी तुम कर सकते हो ये एवरेज वाला मेथड। तो विदाउट ग्राफ, सिर्फ डेटा गिवन है, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, और डायरेक्टली v/i करो, एवरेज निकाल लो, जितने भी v/i गिवन है उतना एवरेज निकाल लो, वो तो हो जाएगा। विदाउट ग्राफ भी तुम कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला है विद द यूज ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ की यूज से फिर हमें स्लोप मेथड ही करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं ये तो तुम कर सकते हो, क्या बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है। अच्छा, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, मतलब कि 12 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, यहाँ तो आंसर दिख जाएगा। ओके, मिली एम्पियर इन द सर्किट। तो I गिवन है, R गिवन नहीं है, V गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल, गिनो। V गिवन है, I गिवन है और R फाइंड करना है, दैट्स इट। आवाज आएगा तो 4.8 into 10⁻³ क्या ओम, ओम इसको कन्वर्ट किया ओके, तो सही होगा। नहीं तो हाँ 10⁻³ आ रहा है। ओके, किलो ओम लिखा है बट 10⁻³ लिखेंगे हम, कोई बात नहीं। ओके, तो 4.3 इनका 4.8 आ रहा है, वॉट एवर, थोड़ा क्या। हाँ तो 12/2.5। हाँ 4.8 ही आया ना तुम्हारा। हाँ आई हर्ट 3 4. हाँ हाँ वो किलो में 10⁻³ को लिखा है तुम्हारा। तुम लिखोगे 4.8 into 10⁻³ ओम
करेक्ट, फुल मार्क्स। लेकिन जहाँ 10⁻³ हो वहाँ पे तुम किलो लिख सकते हो, जहाँ 10⁻6 हो वहाँ पे तुम मेगा लिख सकते हो, जहाँ पे 10⁻³ हो वहाँ पे तुम मिली लिख सकते हो। ओके, जहाँ 10⁻⁻6 हो वहाँ पे तुम माइक्रो लिख सकते हो, वो लिख सकते हो। डन? ओके चलो गुड। नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, ये तो तुम्हें आएगा, अब तो इसमें तुम पक्के हो गए। सीरीज कनेक्शन गिवन है। हाउ मच करंट वुड फ्लो, देखो मुझे ये नहीं पूछा कि सीरीज में कितना रेजिस्टेंस है, पूछा क्या है वो पढ़ो पहले। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। ये तो आ जाएगा, ये तो आना ही चाहिए, चैप्टर खत्म हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। सीरीज में है, यस गिवन। सिर्फ हमें वो 12 ओम वाले के लिए उसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना। 0.67 एम्पियर। अच्छा तुम रुको टीचर, बोलो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कर रहे हो तुम? V इक्वल्स टू IR, फिर उसमें R की वैल्यू होगी 12, R की वैल्यू 12, फिर हाँ, और V की वैल्यू है 9, V की वैल्यू है 9। सर आने वाले 13 क्यों? हाँ हाँ हाँ, प्लस तो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये सब का काम ही नहीं है। नहीं काम तो है नहीं, कैसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसका काम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। वो बोल रहे हैं कि करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा। भाई सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब सब में से ही सेम पास होगा, तो सेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल वोल्टेज अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस और ओवरऑल करंट, सब कुछ ओवरऑल चाहिए। तो ओवरऑल वोल्टेज गिवन है, ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो ये सबका सम करना पड़ेगा। सो से 0.5 एक हो गया, 1.4 मतलब 13.4। सो 13.4 ओम R इज इक्वल्स टू V बाई आई, तुम्हें फाइंड करना है I, तो I इज इक्वल्स टू V बाई 13.4। ओके, तो 20 नहीं, कहाँ गया, 9 डिवाइड बाई 13.4, दैट विल बी योर करंट। यस, आ गया समझ में? श्योर? तो पूछने का तरीका देखो, 12 ओम में से कितना हो, क्योंकि ऐसे हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं कि पर्टिकुलरली इतने ओम में से कितना करंट है, लेकिन वो कब चेंज होगा, जब पैरेलल निकले। सीरीज में तो सब में से सेम ही जा रहा है, पैरेलली सब में डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। डन? ओके चलो, सो 0.67 एम्पियर करेक्ट है। चलो करो। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? ओह, देखो क्या पूछा है, समझो क्या पूछा है। How many 176 ohm resistor are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? पैरेलली है, तो ऐसा पूछा है कि ऐसे कितने चाहिए होंगे। 176 ओम का एक है, तो एक है, तो फिर ये आ रहा है क्या, V बाई आई करो, सो 220 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा क्या 176? नहीं आएगा, मतलब एक तो चलेगा नहीं। फिर सपोज तुम 2 ले लो, तो 2 रेजिस्टर लिए 176 वाले, उसको पैरेलल में लगाओ, तो तुम्हें करना पड़ेगा 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2। उसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है क्या V बाई आई करके, दैट यू हैव टू चेक। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? पूछा क्या है
तुम्हारा एक का कितना है 176 ओम, लेकिन वैसे कितने नीडेड है 1 2 3 4 5 सो दैट तुम्हारा ये सही हो जाए। क्या सही हो जाए? 5 एम्पियर और 220 वोल्ट। 4 आ गया। ओके चलो, तो यहाँ तो पेज खत्म हो जाता है। ओके हाँ बोलो, उस साइड था ये क्या? अच्छा तो ये देखो मेथड टू लो, ये गिवन ही है जो हम बोल रहे थे ना सीरीज कर लो, ये रहा सीरीज, सबका टेबल में से कर दिया है और फिर एवरेज फाइंड कर लो। देखो है आंसर 3.314 3.6। ओके, जो हम बोल रहे थे, बट गिवन है बाय यूजिंग द ग्राफ, तो स्लोप मेथड इज प्रेफरेबल। आंसर तो तुम ले आओगे, क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन फिर स्लोप फाइंड करना आता ही नहीं, तो फिर एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो। बट क्यों नहीं आता? आ गया ना, स्लोप फाइंड करना आ गया ना। हाँ ओके चलो, हाँ चलो इस पे आते हैं। कहाँ गया? 10 ये रहा। सो 220 डिवाइड बाय से 5, तो कितना हो जाएगा? करंट 5 एम्पियर गिवन है, तो 44 ओम। तो 44 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद दिस वुड फ्लो थ्रू द गिवन सर्किट। अब तुम्हारा 44 लाना है सपोज, पैरेलली करके, पैरेलली। ओके, सो R टोटल 1/R n टाइम्स, तो ये डायरेक्टली लिख दिया है क्या कि n टाइम्स, क्या लिखा है देखो, 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 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 डॉट 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 n टाइम्स, राइट। अब सब में 1/R है, तो 1/R को तुम कॉमन ले सकते हो। अब अंदर में हमें प्लस करना है, जैसे हमने किया था एक बार, तुम्हें याद हो तो 5 का किया था, 1/R सबका प्लस, तो हमने 1/R को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 5, जिसका आंसर 25 आया था। पहला ही आई थी, पहला ही क्वेश्चन, पहला सेकंड जो भी। ओके, तो उसमें हमने क्या किया कि 1/R प्लस 1/R प्लस से 3 लेते हैं 1/R, इसमें से कॉमन निकल गया 1/R, तो अंदर कितना रह गया? 1 + 1 + 1 डन। तो ये कितना आया आंसर? 3/R। तो अगर अंदर 4 होंगे तो 4/R, 5 होंगे तो 5/R, 6 होंगे तो 6/R। हमें नहीं पता कितने हैं, तो मान लिया कि n है, तो आंसर क्या आएगा? n/R। समझ में आया n/R आया कैसे? ओके, अब n/R आ गया, सो R n/R आया, लेकिन ये 1/R था, तो उसका उल्टा करेंगे तो R/n। अब R टोटल है हमारा 44, उसकी वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू गिवन है, एक R की वैल्यू दैट इज 176 ओम, तो आ गया हमारा 4। सर अगर हमने वो डायरेक्ट किया कि R = VI वाला कर, तो R हमें 176 दिया, R हमें 176 ओम गिवन है, एक वो एक का 5 है, वो एक का है। हाँ, तो फिर V/I, तो 44 हुआ उसका आंसर, V/I 220/5, तो 220/5, तो 44 होगा आंसर। यस, तो फिर 176/44 करेंगे तो 4 है। बट 176/44 क्यों किया? क्योंकि 176 हमें फाउंड करना है कि ये रेजिस्टर एक का, हाँ। और वैसे हमारे पास 44 मतलब टोटल पैर नहीं, मतलब आ तो जाएगा, बट लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि वैसे क्यों। आंसर तो आ गया, बट कहने का मीनिंग क्या है, लॉजिकली हर बार आ रहा है या नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ अभी। मतलब तुमने पहले किया 220/5, वो आ गया 44, और अब 176 को 44 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया ये। तो कहने का मीनिंग क्या है कि टोटल है हमारा 220 और 5 एम्पियर चाहिए हमें, 5 एम्पियर चाहिए पैरेलली सब में से अलग अलग 5 एम्पियर जाएगा, राइट। टोटल 5 एम्पियर, सो से टोटल V टोटल I, तो हमारा टोटल R मिलेगा। सो 220 डिवाइडेड बाई 5, क्वेश्चन क्या था फिर से पढ़ने दो मुझे, ये रहा, हाउ मैनी दिस मच रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, मतलब ये I टोटल है टू कैरी दिस एंड दिस, तो V भी टोटल है और I भी टोटल है। सो I टोटल है, सो हम बोल देंगे कि 220 डिवाइडेड बाई से
आई टोटल, तो हमारा रेजिस्टेंस मिला एक का 44। ओके, अब 176 है, एक का रेजिस्टेंस मिला तो 176 में, हाँ यस कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये टोटल है। अगर ये ईच का गिवन होता ना 5 एम्पियर तो नहीं आता वो आंसर। यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग बदल दे कि ईच कैरिंग 5 एम्पियर, मतलब ये ईच कैरिंग 5 एम्पियर मतलब एक 5 एम्पियर कैरी कर रहा है, मतलब I1 5, I2 5, I3 5, I4 5, और वो सब मिलके वापस हो क्या जाएगा, टोटल आई मतलब कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। 20 एम्पियर आ रहा था, फिर वो 4 में बट गया तो I1, I2, I3, I4 5 हो गया, और फिर वापस ज्वाइन हो गया पैरेलल के बाद, तो वे वापस वो सम हो गया आई का, तो 20 एम्पियर। तो ईच लिखा होगा तब ये यूज नहीं कर सकते। ऐसे गिवन है टोटल एम्पियर एंड टोटल वोल्टेज, तो तुम बोल रहे हो वैसे यूज कर सकते। डन, ओके, वो हो गया। और यहाँ कैसे फाइंड किया वो भी पता चल गया। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो कि हमने ढूंढ लिया क्या, आर टोटल इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ये टोटल भी तो है, 20/220 और 5 दोनों टोटल ही है, तो हमें टोटल मिल गया कितना 44 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब 1/R टोटल इज, वो कैसे मिलेगा, पैरेलली कनेक्ट करना है, तो R टोटल की वैल्यू है हमारे पास 44 ओम, 1/R तो से N/R, तो N/R में R गिवन है, ओके, एंड यहाँ पे 44 है। तो तुमने भी देखो, तुमने जो किया वो एक्चुअल में यही किया ना, लॉजिक थोड़ा अलग से लगाया बट किया तो यही है, समझ में आया। और अगर डीप डाउन देखे, एकदम डीप डाउन, तो सेम ही है, एग्जैक्ट सेम है। क्यों? पहले तुमने क्या किया, पहले तुमने ढूंढा आई, मतलब आर ढूंढा, ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या ढूंढा है, पहले आर ही ढूंढा है, समझ में आया। लेकिन वो आर को नाम देना पड़ेगा, वो आर टोटल है। वो आर टोटल कब पता चलेगा तुम्हें आर टोटल है, जब तुम बोलोगे कि भाई ये सब टोटल करंट है और ये टोटल वोल्टेज है, तो आर भी मिलेगा, वो टोटल मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ईच वाला केस है तो नहीं होगा ये सब, समझ में आ गया, पक्का, ओके डन। अब गर्मी लग रही है ना, थोड़ी बहुत, नहीं लग रही है, हाँ चलो नेक्स्ट। शो how you would connect 3 resistors each of 6 ohm so that combination has a resistance। ये हमने कर लिया है, यस ये हमने कर लिया है, तो याद करो कैसे आएगा, 9 ohm कैसे आएगा, वही कॉम्बिनेशन, एक दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 सीरीज में, उसके साथ एक पैरेलल में, और 2 पैरेलल में उसके साथ तीसरा सीरीज में, ओके, दोनों आंसर आ जाएंगे। लेकिन देखो पर्टिकुलरली जैसे अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर तुम ये न्यूमेरिकल कर रहे हो, एक्चुअल में न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करते हैं, नॉट ओनली इन फिजिक्स, मैथ्स में भी, कि मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, मैंने सपोज तुम्हें एग्जांपल्स बता दी, एंड नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए, ये पहला करो ट्राई, अब तुम कर रहे हो ट्राई, फिर नहीं हुआ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आंसर आ गया, ओके, और नहीं हुआ हम सॉल्व करेंगे, कुछ नई चीज़ पता चलेगी, एंड देन वी विल मूव टू सेकंड। वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके, बट वो प्रैक्टिस में फिर क्या होगा, स्पीड, सबकी स्पीड अलग अलग है, कोई एक न्यूमेरिकल करेगा 2 मिनट में, कोई एक न्यूमेरिकल करेगा 20 मिनट्स में, कोई 10 मिनट्स में, कोई 15 मिनट्स में, तो हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। अदरवाइज एक्चुअल में जो प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस के मतलब ये घर पे भी तुम कर सकते हो, जैसे मैंने तो तुम्हें पूरी एक्सरसाइज करवा दी मैथ्स की, ओके, अब सपोज तुम एग्जाम्पल लेके बैठो तो एक्सरसाइज तो पूरी सॉल्व कर दी है, अब एग्जाम्पल लिख लिया, अब सॉल्व कर रहे हैं, हो गया, तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा, नहीं हुआ सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, चेक करो कहाँ गलती हुई, सेकेंड न्यूमेरिकल, ओके। रोज 1 घंटा मैथ्स करो, उसमें एटलीस्ट तुम 5 क्वेश्चन भी करो, कितने, ओनली 5, सिर्फ 5, एक क्वेश्चन 12 5 60, 12 मिनट्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा है एक क्वेश्चन के लिए, 12 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है। 5 क्वेश्चन भी अगर ये मेथड से तुम करोगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज में से 50 क्वेश्चन है,
और टोटल 5 मेन क्वेश्चंस, उसमें एक में 10, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए। उतनी बड़ी एक्सरसाइज तो हमारी किसी चैप्टर की है नहीं, बट फिर भी इतने ज़्यादा है तो सारे न्यूमेरिकल मत करो। तुम्हें सबसे ज़्यादा जो लगे कि ये शायद नहीं होगा, ये तो टेढ़ा है, तो वो टेढ़े को पकड़ो, ओके, वो ट्राई करो सॉल्व करने का। हो गया, यू विल फील कॉन्फिडेंट। नहीं हुआ, सॉल्यूशन चेक करो। अब जब सॉल्यूशन चेक कर रहे हो ना, फॉर सेकेंड न्यूमेरिकल यू विल फील कॉन्फिडेंट। सॉल्यूशन देखने के बाद अच्छा ये कुछ नया पता चला, चलो अब करेंगे। अब तो पहले का जो नॉलेज है वो एडिशनली यहाँ जो गलती हुई वो कुछ नया सीखने को मिला। समझ में आया? वैसे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या फिर पढ़ाई में भी। सपोज तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन में क्या है इसका आंसर। जब तुमने लर्न कर लिया हो, रिवीजन की बात चल रही है, लर्न तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले, बट ये तो मैं रिवीजन का बता रहा हूँ। जैसे लर्न, जैसे मैथ्स में हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा दी, एंड नाउ इफ यू आर डूइंग एग्जांपल्स देन इट इज अ रिवीजन ऑफ दैट कंसेप्ट, ओके। लेकिन तुमने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा, कंसेप्ट ही लर्न नहीं किया, तो रिवीजन की बात कहाँ आ गई? तो जब हमारा खत्म हो जाए तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जो भी चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए, जैसे कि चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन, उसमें भी है न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे। फिर उसके बाद वाला चैप्टर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, उसके क्वेश्चंस हैं, ओके। सो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं। सो वो क्वेश्चंस फिजिक्स में ट्राई करो और से मैथ्स में ऐसे ट्राई करो। कैसे? एक न्यूमेरिकल लिया, उसको देखो, इट्स नॉट अबाउट कि तुम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1 घंटे में सॉल्व कर दे रहे हो, लेकिन कुछ रटा हुआ है, कुछ देख लिया, ये वो, इट्स नॉट लाइक दैट। भले ही तुम 5, 6, 7 न्यूमेरिकल, जितने भी 10 न्यूमेरिकल्स भी करो, लेकिन वो ऐसे करो कि अगर तुम्हें आ गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे एकदम बूस्ट हो गया, और अगर तुम्हें ना आया तो तुम्हें एक नया नॉलेज गेन हुआ कि हाँ ये क्लास में ऐसा हुआ था, इसलिए वो कंसेप्ट यहाँ ऐसे यूज़ करना है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। ये होती है एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब जो हम बोलते हैं ना होमवर्क, ये होता है होमवर्क। होमवर्क इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने बोला कि भाई आज मैंने एक्सरसाइज करवा दी, कल सब लोग घर से करके आना। अभी के स्कूल्स में, अभी के ट्यूशन क्लास में ऐसे हो गया है होमवर्क। मतलब स्कूल में तो यही है कि भाई ये लिख के आना, वो लिख के आना। एक्चुअल होमवर्क, एक्चुअल सेल्फ स्टडी बोलो या होमवर्क बोलो, वो क्या है? जो हमारा डिस्कशन हो गया है क्लास में, कोचिंग में या ट्यूशन में, उसको तुम ऐसे अंडरस्टैंड करो कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थियरी है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सोचो, यहाँ तुम सोच रहे हो, खुद का दिमाग लगा रहे हो। अभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जैसे मैं मैथ्स में करवाता हूँ, बाकी हमने जो किए वैसे ही ऐसे फटाफट मैंने ही करवा दिए, तो फिर तुम सोचोगे कब? समझ में आ रहा है? तो ऐसी प्रैक्टिस लगा दो। अगर प्रैक्टिस लगा दोगे सो वो आगे भी काम आएगी। भले ही फिर तुम चाहे साइंस लो, मैथ्स लो, आर्ट्स लो, डिप्लोमा करो, कुछ भी फील्ड में आगे जाओ, लेकिन स्टडी तो करोगे। अभी डायरेक्टली 10th के बाद तो बिजनेस नहीं करने वाले, ओके। कोई भी स्टडी तो करोगे, वो स्टडी में हेल्पफुल रहेगा, ओके। तो ये प्रैक्टिस बनाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा ना कि तुम नेक्स्ट डे ऐसे, चलो यार मैथ्स करने का टाइम हो गया, 7:30 बज गए, चलो मैथ्स करने का टाइम हो गया, 10 o'clock हो गया, मैथ्स का टाइम हो गया है। अंदर से एनक्यू होगा, तुम दूसरे सब्जेक्ट्स का टाइम निकाल के मैथ्स में देने लगोगे। वो नहीं करना है, बट अगर मजा आने लगी तो ऐसा होने लगेगा कि भाई केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, अरे यार नहीं पढ़ते, छोड़ो मैथ्स करते हैं, वैसा होने लगेगा, ओके। दैट मीन्स कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बट फिर साथ साथ में ओके, जितना कॉन्फिडेंस यहाँ मैथ्स में बढ़ा उतना केमिस्ट्री में भी बढ़ाना है, उतना फिजिक्स में भी बढ़ाना है, तो बैलेंस रखना है। लेकिन इतना अंदर से आ जाना चाहिए कि तुम कहीं से भी टाइम निकाल के चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ऐसे, ओके। हैं क्या हुआ? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन समझ में आया? लेकिन ओके, कहीं से भी टाइम निकाल के चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वैसा एटीट्यूड बन जाना चाहिए अंदर। कहाँ है ये? हमने किया ही था। चलो क्या बोल रहे हैं? Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. मतलब थोड़े bulbs हैं जिसका पावर है 10 watt. How many bulbs can be connected in parallel with each other across the two wires of How many bulbs
कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई कितने को पैरेलल में कनेक्ट करोगे विथ ईच अदर across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere. तो maximum allowable current कितना है? only and only 5 ampere. तो maximum allowable मतलब total current है, maximum allowable मतलब total current, तो total current तुम्हारा कितना मिल गया है? 5 ampere. अब पावर तुम्हें गिवन है एक बल्ब का कितना है? 10 वोल्ट, तो 220 वोल्ट है, पावर गिवन है. अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि कितने बल्ब्स, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी उसके जैसा ही है, लेकिन वो भी तो पैरेलल में ही था, ये भी पैरेलल में ही है. लगाओ दिमाग. इलेवन कैसे ट्राई किया? पहले तो P is equals to VI वाला फॉर्मूला लगा के I is equals to 1/22 एम्पियर, फिर से P is equals to VI करके पावर की वैल्यू 10 है, V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू 1/22. तो उतना है. देखो कैसे करते हैं. वोल्टेज रेटिंग गिवन है, एक बल्ब का वॉट भी गिवन है. ओके, होगा क्या? R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई रो. अब ये कहां से आया? R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई से P कैसे आया? ये फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो तो R का तो ये रो है, नहीं, वो P है. P is equals to VI. नहीं, P मतलब 10 वोल्ट गिवन है ना ये तुम्हें. P है, P ये पावर. ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? पहली बात, पावर क्या है हमारे पास? P इज इक्वल्स टू VI है हमारे पास. P इज इक्वल्स टू VI है, लेकिन अगर हम V और I है तो I की बात नहीं कर रहे, तो से R इज इक्वल्स टू V बाई आई है. क्योंकि I की बात क्यों नहीं कर रहे? पहली बात तो I की बात क्यों नहीं कर रहे सर? क्योंकि पैरेलली है. पैरेलली है, सब में अलग अलग जाएगा. जैसे मैंने बताया था, पैरेलली है तो सब में सेम नहीं होगा ना. सीरीज होगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे. पैरेलली है, अलग अलग जाएगा. तो I को निकाल दो यहाँ से, तो निकालेंगे तो क्या होगा? V बाई आर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर. तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर आया. Therefore R is equals to V square by P हो गया. वो यहाँ यूज किया हुआ है. R is equals to V square by P. V square by P किया तो तुम्हारा R कितना आया? 4840 ohm. Okay. Now here V and I is given. So the total resistance कितना आ गया हमारा? 44, जैसे पहले आया था वैसे ही. टोटल V और टोटल I given है, तो तुम्हारा कितना आया? टोटल रेजिस्टेंस 44. अब एक का तुमने फाइंड कर लिया, कितना हो गया? 4840. समझ में आ रहा है? जैसे तुमने 44 तो गिना था और फिर वहां पे एक का गिवन था 176 ओम. लास्ट न्यूमेरिकल में 176 ओम एक का गिवन था. अब एक का कितना आया? 4850. मतलब टोटल तुम्हारा कितना है? 44. अब तुम कितने पैरेलल में कनेक्ट करोगे? सो दैट बस अब वही सेम फंडा देख. तो R टोटल इज इक्वल्स टू R बाई N. 44 है, R हमारा है 4840, N डायरेक्टली 110. ओके, समझ में आया? तो 110 बल्ब्स लगाएंगे तब जाके
हमारा टोटल जो है वो हो जाएगा से 10 वॉट। अगर हम डायरेक्टली विथ कंडीशन इंक्लूडिंग आई, जैसे तुमने आई का यूज किया ना, तो आई का यूज करेंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि आई तो चेंज हो जाएगा पैरेलली। जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने 10 बल्ब्स लगा दिए हैं, तो 10 बल्ब्स लगाए और आई है मेरा 5 एम्पियर, टोटल आई कितना है 5 एम्पियर। अब 10 लगा दिए तो कितने हो जाएंगे 0.5 हो जाएंगे। एक में से 0.5, दूसरे में से 0.5, तीसरे में से 0.5, चौथे में से 0.5, 5 एम्पियर बट जाएगा 10 में। लेकिन मेरे 10 की जगह 5 ही हुए तो बल्ब्स, तो कितना हो तो भाई 2 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर है तो 5 में बढ़ गया तो 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, मतलब कि आई वेरिएबल है। अगर 5 बल्ब है तो आई डिफरेंट हो जाएगा। टोटल आई सेम है 5 एम्पियर, लेकिन इंडिविजुअल आई चेंज हो जाएगा। तो मैं आई का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? समझ में आ रहा है निर्भय? समझ में आ रहा है? क्या सोच रहे हो? अच्छा ओके, समझ में आया आई का यूज हम क्यों नहीं कर रहे। तो सेम वे जैसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने, कैसे सॉल्व किया था कि भाई हमें सबसे पहले टोटल वी और टोटल आई गिवन है, यही था 220 और 5, तो हमने टोटल आर निकाल दिया 44 ओम, डन। अब एक का ओम है, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176 ओम। तो वैसे कितनों को पैरेलली रख सकते हैं ये पूछा गया था। यहां पर भी वही पूछा गया है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बताया है कि एक आर की वैल्यू 176 ओम है, वो हमें फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए हमें पी गिवन दिया है, तो पी का फॉर्मूला यूज कर लो, P इज इक्वल टू वी आई, उसमें से आई निकाल दो तो वो बन जाएगा v²/r। ओके, तो r इज इक्वल टू v²/p। तो मुझे एक जो 176 वहां मिला था वैसे ही यहाँ वहां गिवन था, वैसे ही यहाँ पे मिल जाएगा से 4840 जो भी आ रहा हो 4840 एक का। अब इतने को पैरेलली कनेक्ट करो, तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, सीरीज में करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक का 4840 तो डिवाइड बाय करेंगे तो टोटल कितने हैं मेरे पास 110 बल्ब्स है। समझ में आया? अगर ओलंपियाड और उसमें पार्ट लो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये एक बार समझ ले तो क्या टफ है? क्या समझ लिया तो टफ लग रहा है क्या? तो वैसे ही लॉजिक लगाना है फिर। चलो, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। अब लास्ट पार्ट में जा रहे हैं चैप्टर के, तो लास्ट वाला हीटिंग और वो सब आएगा। देखो, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल A and B, each of 24 ohm resistance, दोनों का, which may be used separately in series, अलग अलग यूज कर सकते हैं सीरीज में, और in parallel भी यूज कर सकते हैं। What are the currents in the 3 cases? भाई तीनों केस में करंट कितना होगा? फिर से क्वेश्चन को समझो, कौन से तीनों केस? पहले तो क्या गिवन है? हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस कॉइल A and B 24 ओम रेजिस्टेंस ईच, मतलब 2 प्लेट है, 2 रेजिस्टर है, दोनों का रेजिस्टेंस है 24 ओम। उसको तुम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलली भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो टोटल कितना होगा? मतलब सीरीज में कनेक्ट करो तो कैसे होगा, और पैरेलली कनेक्ट करो तो कैसे होगा, वो तो फाइंड कर ही सकते हैं। सीरीज में कनेक्ट कर दो तो 24 ओम है तो 48 हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट कर दो तो 1/r इज इक्वल टू 1/24 1/24 कर दो। सिंपल है। ओके, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली देखो। तो व्हेन ईच ऑफ द कॉइल्स इज कनेक्टेड सेपरेटली कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेपरेटली का पहले गिवन है, मैंने तुम्हें सीरीज पैरेलल का पहले बताया। तो सेपरेटली के लिए क्या है? I इज इक्वल टू E/RA, R इज इक्वल टू E/RB। R दोनों का सेम है तो I सेम ही आने वाला है, कि 24 ओम ही है, भले ही नाम अलग अलग है तो 24 ओम। तो V सेम है तो I दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि R भी सेम है तो दोनों का ही I ये आएगा सेपरेटली। अब सेपरेटली कर दिया, अब क्या बाकी रहा? 3 केस बोले थे ना, तो सेपरेटली, सीरीज में और पैरेलल में। तो ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 48 ओम आ गया, तो उसके लिए ये आ गया। पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो 12 ओम आ गया, उसका ये आ गया। खत्म, न्यूमेरिकल सिंपल था। सेपरेटली मतलब अलग अलग, कि भाई RA ले लो, फिर RB ले लो, भाई दोनों की वैल्यू तो सेम ही है तो करंट सेम आएगा।
फिर सीरीज में ले लो, फिर पैरेलल में ले लो, हो गया, डन। ज्यादा कुछ लॉजिक लगाना नहीं था, इसलिए हमने फटाफट कंप्लीट कर दिया। समझ में आ गया? डाउट हो तो बोलो। डन। ओके चलो, नाउ कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि कितना पावर यूज होता है इन द 2 ohm रेजिस्टर। पहला है 6 वॉट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रेजिस्टर। 6 वोल्ट बैटरी, पहले ये देखो 6 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में है 1 ohm और 2 ohms। वो सर्किट ड्रॉ करो। 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में दो है, कौन कौन से? 1 ohm और 2 ohm। तो तुम्हें आर इक्विवेलेंट मिलेगा एंड देन आई भी मिल जाएगा। आई और आर मिल गया। सर सीरीज में है तो ऐसा क्यों है? सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट तो मिलेगा ना। हाँ 1 + 2 आर इक्विवेलेंट 3 ohm, फिर उससे तुम्हें आई भी मिल जाएगा, जो भी आए। हाँ, V by R 6/3 2 आएगा ना। 2 है। सीरीज में करोगे 1 ohm एंड 2 ohm 3 ohm 3 ohm और R इज इक्वल टू V by I, तो I इज इक्वल टू V by R, तो V by R मतलब 6/3 दैट इज 2, तो 2 एम्पियर आया ये टोटल करंट। अब सवाल को समझो, ये पूछ लिया हमने, कर लिया। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, सवाल। ओके, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये एक सर्किट और ये दूसरी सर्किट। अब ये सर्किट में क्या पूछ रहे हैं कि 2 ohm रेजिस्टर ने कितना पावर यूज किया। बोलो 2 ohm रेजिस्टर ने कितना पावर यूज किया? सर 2 कितना? 2 क्योंकि सीरीज है। ओम क्या? पावर। पावर अच्छा। वॉट कितना आएगा? 2 watt। वेरी इजी, लॉजिक लगाओ सही सही, कुछ ज्यादा गिनने की जरूरत ही नहीं है। 4 कैसे? आई अभी हमने फाइंड किया 2 एम्पियर। आई फाइंड किया 2 एम्पियर जो दोनों में सेम ही रहेगा। हाँ, तो और वी हमें दिया है V हमें दिया है वी P is equal to V by I। नहीं, V into I। V into I। तो इसमें 12 है। यस 12। डन। समझ में आया? I हमने फाइंड कर लिया। P का फॉर्मूला लगाओ V into I। V सेम रहेगा, सीरीज है, सॉरी सीरीज है। I सेम रहेगा, V चेंज होगा। समझ में आ रहा है? बट हमें क्या गिवन है? 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 एम्पियर एंड, तो हमें वोल्टेज फाइंड करने को तो बोला ही नहीं है। हमें वोल्टेज नहीं फाइंड करना, तो ये हमने 2 ohm फाइंड कर लिया और ये 2 ohm फाइंड कर लिया। तो अब देखो P1 इज इक्वल्स टू से I स्क्वायर R। क्यों VI नहीं लगाया? वोल्टेज चेंज हो जाएगा ना। सीरीज सर्किट में क्या सेम रहता है? I। तो तुम I का यूज कर सकते हो। जैसे इसके पहले एक हमने न्यूमेरिकल गिना, तो उसमें हमने देखा कि I चेंज हो रहा है, तो हमने I यूज नहीं किया और I को कन्वर्ट कर दिया V और R के फॉर्म में। जैसे हमने P इज इक्वल्स टू V²/R लेके आए थे, फिर R इज इक्वल्स टू V²/P लिखा। तो वैसे ही यहाँ पर सीरीज है, तो सीरीज में हमें पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I सही है, लेकिन V चेंज होगा ना दोनों केस में। समझ में आ रहा है? अगर V दोनों केस में सही सेम रहता, मान लो गलती हो गई और दोनों केस में V सही ले लिया, सेम ले लिया, तो होगा क्या? P इज इक्वल्स टू VI। V है 6 वोल्ट और I है क्या? 2 एम्पियर। तो I तो सेम ही रह रहा है, मतलब 1 ohm में से भी 2 एम्पियर और 2 ohm में से भी 2 एम्पियर, तो मतलब दोनों का पावर सेम हो गया। V इंटू I, R तो आ ही नहीं रहा है ना फंक्शन में, तो V इंटू I, तो I सेम है, I कितना 2 और V भी सेम है 6, तो 1 ohm का पावर भी है से 6 and 2 दैट इज 12 वॉट,
और 2 ओम का पावर भी कितना है 12 वोल्ट। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों के रेजिस्टेंस अलग है तो दोनों का पावर कंजम्पशन भी अलग होगा ना। ऐसे हो सकता है कि बल्ब जितना पावर कंज्यूम कर रहा है एसी भी उतना ही पावर कंज्यूम करे? नहीं हो सकता, दोनों के रेजिस्टेंस अलग है। समझ में आया? तो इसीलिए हमने पावर का फॉर्मूला यूज किया आई स्क्वायर। अब ये कहां से आया? कुछ नहीं, वी बाई आई है, वही है। ओके, सो P इज इक्वल टू वी आई। हमें क्या हटाना है? V को हटाना है, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में V चेंज होता है, इसलिए V को हटा दो। तो V को हटाएंगे हम, R इज इक्वल टू वी बाई आर। V को हटाना है तो V की जगह हम लिखेंगे आई आर। सो वो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। डन, ये हो गया आई स्क्वायर आर। आई ढूंढ लिया है, आर तुम्हें जो गिवन है वो लिखो, 8 वॉट। अब तुम्हें बोले कि 1 वॉट में से 1 ओम वाले में से फाइंड करो, कुछ की नहीं, आर की जगह 1 लिख दो तो वो हो जाएगा 4 वॉट। हुआ ना अलग अलग? 1 ओम में से 4 वॉट पावर कंज्यूम हो रहा है, और 2 वॉट में से वो ज्यादा जलेगा, ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा तो पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, दैट इज 8 वॉट। समझ में आया? दूसरा केस की अब ये आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स अब ये आ ही जाना चाहिए। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अच्छे से दिमाग लगाओ। चलो मैं वॉक कर लेता हूँ। देखो 4 वोल्ट की बैटरी है, वीक चेंज हो गया है, पैरेलल है 12 ओम एंड 2 ओम। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, और जो भी आया हो। फिर अब लगाओ, क्या ढूंढना है हमें? ढूंढना क्या है? 2 ओम। इसका पावर कितना है वो ढूंढना है। ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है वो ढूंढना है। इन ईच सर्किट, ये सर्किट में भी 2 ओम कितना कंज्यूम कर रहा है वो ढूंढना है। अब फॉर्मूला वापस चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल है। सो अब हमने आई स्क्वायर आर यूज किया था, अब आई चेंज हो जा रहा है, पैरेलल है इसलिए, तो आई स्क्वायर आर यूज नहीं कर सकते। तो वी आई में भी आई आ रहा है, P इज इक्वल टू वी आई, तो उसमें भी आई आ रहा है, तो वो भी चेंज नहीं, वो भी यूज नहीं कर सकते। हाँ 8 वॉट। ओके, जो भी हो, डन। लॉजिक समझ में आ गया? ओके, तो पहले तो इक्विवेलेंट कहाँ गया? इक्विवेलेंट कहाँ गया? इक्विवेलेंट इन्होंने फाइंड ही नहीं किया क्या? चलो छोड़ो, हमारा काम क्या है? वी स्क्वायर बाय आर 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 8 वॉट डायरेक्टली मिल जा रहा है, आर की जरूरत ही नहीं। आर इक्विवेलेंट, लेकिन आर इक्विवेलेंट क्यों फाइंड करें? हमें थोड़ी आई फाइंड करना है, टोटल आई थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो डायरेक्टली 2 में से कितना पास हो रहा है, तो R इज इक्वल टू 8 वॉट। डन, समझ में आ गया? ये कुछ और लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंपेयर द पावर यूज्ड टू डिफरेंट सर्किट्स। अच्छा, P1 इज इक्वल पावर 8 वॉट इन बोथ द सर्किट। हाँ, मतलब पहले भी 8 वॉट आया, अभी भी 8 वॉट आया। पहले सीरीज में कनेक्टेड था, फिर भी 8 वॉट, फिर पैरेलली कनेक्टेड था, फिर भी 8 वॉट। ऐसा पॉसिबल है क्या? पहले भी 8 वॉट आया, सेम रेजिस्टेंस 2 ओम, अभी भी 8 वॉट कंज्यूम किया उसने, सेम रेजिस्टेंस 2 ओम। ऐसा पॉसिबल है क्या? दोनों सर्किट में सेम ही पावर कंजम्पशन कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि एक बार सीरीज में कनेक्टेड है और एक बार पैरेलली कनेक्टेड है, फिर भी सेम कंजम्पशन। वोल्ट चेंज हुआ इसलिए पॉसिबल है, वोल्ट सेम रहता तो पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया? उसमें 6 वोल्ट था, इसमें 4 वोल्ट। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट 2 लैम्प्स। कितना है टाइम? चलो फटाफट। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt और ये वोल्ट एंड अदर 60 watt and this much watt are connected in parallel, पैरेलली कनेक्टेड है। अब देखो R तो गिवन ही नहीं है और बोला है पैरेलली कनेक्टेड है, तो पहले तो R ढूंढो। ओके, what current is drawn from the line if the supply voltage is this much? भाई लाइन में से कितना करंट पास होगा, मतलब तुम्हें ओवरऑल करंट पूछा गया है। ओवरऑल करंट समझ में आ रहा है? ओवरऑल करंट पूछा गया है। चलो सिंपल है, लगाओ। P गिवन है और V गिवन है, दूसरे केस में भी P गिवन है और V गिवन है। P और V में से R कैसे फाइंड करते हैं? वो कितनी जोर जोर से बोले,
ટીચર કરતા તારો અવાજ વધારે આવે. શાંતિથી વાત કર. એ તો ખબર જ પડે. શાંતિથી વાત કર. હું હસવાની વાત નહીં. चलो निर्भय. अरे अभी तो यूज किया. लगाओ. क्या गिवन है? P और V गिवन है. P और V का निकालो फिर. सिंपल. P इज इक्वल्स टू VI. अब चेंज करो, ओम्स लॉ लगाओ और जो है उसके अकॉर्डिंगली ले आओ फॉर्मूला. दोनों का टोटल पूछना करंट. हाँ, पूरी सर्किट का करंट कितना है वो पूछा है, इंडिविजुअली नहीं पूछा है. आर ढूंढा क्या? क्या ढूंढा? क्या ढूंढ रहे हो? आई ढूंढ रहे हो. डायरेक्ट आई ढूंढ रहे हो. डायरेक्ट ही आई ढूंढ रहे हो. कैसे? मैंने तो दूसरी चीज के लिए बताया. हाँ बोलो. P इज इक्वल टू VI. फिर I इज इक्वल टू P बाई V. ऐसे तो I इसके लिए मिलेगा P बाई V से. उसका है अलग, उसका है अलग. हाँ, फिर क्या किया? समेशन कर दिया तो मिलेगा. यस, तो भी मिलेगा. 8 और दूसरी मेथड कौन सी है? R ढूंढो. R कैसे ढूंढेंगे? P गिवन है और V गिवन है, तो P इज इक्वल टू VI. I की तो बात ही नहीं है, तो I को हटाओ. I को कैसे हटाएंगे? V बाई R. तो P का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R. तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P. तो R इज इक्वल टू V का स्क्वायर बाई P. तो मिल गया R. दूसरे के लिए भी V स्क्वायर बाई P. मिल गया R2. R1 और R2 पैरेलल में है, तो लगा दो पैरेलल का. R इक्विवेलेंट मिल गया. R इक्विवेलेंट है, V गिवन है, I मिल जाएगा ओम्स लॉ से. डन. ओके. इन्होंने क्या यूज किया है वो देखते हैं. हाँ, इन्होंने R यूज किया है. सो R1 गिना है V स्क्वायर बाई P, R2 गिना है V स्क्वायर बाई P. अब दोनों का सीरीज लगाओ, तो सीरीज लगाएंगे तो आ जाएगा 302.6 ओम एंड देन डायरेक्टली सो से 0.73 एम्पियर. तुम्हारा कितना है? 8.8/11. तो आ ही जाएगा. 11/11 से 1 आता है, तो 8/11 से आ ही जाएगा. ओके. ये सही था. हाँ, मेथड सही है. मतलब देखो, उसने क्या किया, दिशा ने क्या किया कि सबसे पहले आई ढूंढा. पहले V और P से आई ढूंढा, तो P इज इक्वल्स टू VI है, तो P इज इक्वल्स टू VI. P और V पता है तो I मिल जाएगा. तो ये मिला I1. दूसरे के लिए भी मिलेगा I2. लेकिन पैरेलल में हम क्या करते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी हो सबका सम करते हैं. दैट इज टोटल I. ओके, क्योंकि पैरेलल में V सेम रहता है और I चेंज हो जाता है, तो तुमने सम कर दिया. दैट इज टोटल. ये भी कर सकते हैं एक्चुअली. हाँ, दोनों सेम ही है. ज्यादा कुछ कैलकुलेशन दोनों में ही नहीं है, सेम ही है. ओके. और दोनों मेथड भी सही है, कैलकुलेशन भी, मतलब तुम्हारा आंसर भी सेम ही आएगा. डन. ओके, चलो नेक्स्ट. विच यूजेस मोर एनर्जी? वेरी इजी. अब देखना, अब गलती नहीं होगा. इजी आने लगा है सब. विच यूजेस मोर एनर्जी? 250 वॉट का टीवी सेट 1 घंटे के लिए चला रहे हो और 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट के लिए चला रहे हो. एनर्जी कैलकुलेट करो. कैसे करोगे? एनर्जी कंजम्पशन का यूनिट क्या होगा पहले वो बता. नहीं, कमर्शियल यूनिट हीट किलो जूल. नहीं. किलो जूल. किलो आर वॉट. हाँ. किलो वॉट आवर. KWH. ओके, किलो वॉट आवर. हाँ, चलो अब लगाओ. तो डायरेक्टली तुम यहां से ही देख सकते हो. सर टीवी का ज्यादा लग रहा है शायद.
गिन के बताओ, गिन के। देख के किसका ज्यादा लग रहा है? देख कर टोस्टर का लग रहा है। अब गिन कर बताओ। हुआ? क्यों? ये तो इजी है, इसमें क्या नहीं हो रहा है? KWH लगाओ ना, सिंपली KWH, और कुछ नहीं करना है। इसलिए तो मैंने पहले यूनिट पूछ लिया। KWH ही लगाओ। देखो पहले के लिए KWH लगाए तो कितना हो गया? ये हो गया, ये वॉट है, ओके, और 1 आवर, तो ये क्या हो गया? 250 WH हो गया। 250 WH हो गया ना, वॉट इंटू आवर, खत्म। टीवी के लिए तो वॉट इंटू आवर 250 आ रहा है। और इसके लिए गिनो, टोस्टर के लिए, तो 1200 वॉट इंटू आवर, ये तो मिनट में है, तो ये आवर में आ गया बाई 60। KWH नहीं लिया, लेना हो तो कितना हो जाएगा? 0.250। 0.250 क्यों? 1 है, 1 आवर तो गिवन है, सिर्फ वॉट का किलोवाट ही करना है ना हमें। तो हाँ तो सर वैसे करेंगे तो मतलब मेरा 1/4 आया। 1/4 1/4 KWH हाँ। तो सही तो है। 1/4 मतलब 0.25 ही तो होता है। ओके चलो, तो ये आ गया टोस्टर का। ये 0 0 कट, ये तो खत्म हो गया। ये 6 है तो से 6 2 200 200 मैंने यहाँ पर भी वॉट इंटू आवर ही है, वॉट 100, सो वॉट आवर 200 और ये वॉट आवर कितना हो गया? 250। मतलब कौन ज्यादा है? टीवी का ज्यादा है। वॉट आवर में सिर्फ वॉट आवर कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट ये भूल मत जाना, 10 मिनट्स है तो मिनट को ओवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिवाइड बाई 60 किया है। ओवर का मिनट में कन्वर्जन तो मल्टीप्लाइड बाई 60, मिनट का ओवर में कन्वर्जन तो डिवाइड बाई 60। डन। तो अब किलोवाट गिनो, तो किलोवाट में ये हो रहा है 250 और ये हो रहा है 0.2, तो बड़ा कौन सा है? 250। डन। सो टीवी सेट। इन्होंने तो जूल में निकाला है, बहुत मेहनत की है, हम तो ऐसे इजीली कर दिए। ओके ठीक है। सो टीवी सेट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिक। डन। उन्होंने जूल में किया है तो ज्यादा कैलकुलेशन है। ओके, सिर्फ ऐसा पूछा हो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कितनी जूल कंज्यूम की बताओ और फिर बताओ किसकी ज्यादा है, तो गिनना पड़ेगा जूल में। लेकिन सिर्फ इतना पूछा हो कि बताओ किसका ज्यादा है, तो तुम वॉट आवर गिवन है वॉट आवर में ही रखो, कुछ भी नहीं, सिर्फ देख लो कि ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है। चलो इलेक्ट्रिक हीटर जल्दी। 8 ohm draws 15 ampere from service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. H heat developed. चलो फटाफट। VIT यस, तो है VIT, नहीं है V ही नहीं है तो फिर दूसरा फॉर्मूला V को हटाओ और जो है उसको लाओ, तो क्या है दूसरा फॉर्मूला? V है तो सही। V कहाँ है? क्या गिवन है? 8 ohm। ये तुम पूरी बुक भर दोगे ऐसा लग रहा है अमन, फिर और कौन बुक में कर रहा है? बुक में कैलकुलेशन होती है क्या? नोटबुक निकालो सब लोग। हिमांशु करो ट्राई, क्या हुआ?
समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या हुआ, बीमार हो? तो सिर दर्द हो रहा है? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है ना हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है? V by I ढूंढ क्या रहे हो? निकालते हो मत, जल्दी करो, ऑलरेडी 7:40 हो गए। मुझे सिर्फ बता दो, कैलकुलेशन भले ही लंबी हो। आई स्क्वायर आर टी, ओके, आई है, आर है और टी भी है। कनेक्ट करना है, आर है, आई है, टी, टी किस में लेंगे हम? सेकेंड में। सो 2 इंटू 60 इंटू 60 तो सेकेंड हो जाएगा। 3600 इंटू 2 दैट इज 7200। 2 आवर्स है ना? सो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स सेकेंड्स हुए, इंटू 2 तो 7200 सेकेंड्स। ओके, डन। ओके, चलो, तो इतना आंसर आता है, कितना? जूल पर सेकेंड। ये तो पी ढूंढा है, पी पी पूछा है क्या? हीट बोला ना? हीट नहीं पूछा है, रेट एट विच हीट इज जनरेटेड। नहीं, हीट ढूंढा हो तो सही है, गलत नहीं है। हाँ, हीट ढूंढा तो सही है, हीट गलत नहीं है। H/T हाँ, लेकिन रेट एट विच मतलब क्या? रेट मतलब डिवाइड बाई टी। अब तुम टी कर दो H/T तो आ जाएगा ये। हाँ, तुम टी कर दोगे तो रेट एट विच मतलब जैसे कि हम पावर बोलते हैं, तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन, W by T, रेट ऑफ वर्क डन। तो ये रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट जनरेटेड। तो वर्क और हीट दोनों जूल है, जूल पर सेकेंड, दैट विल गिव यू व्हाट। डन। ओके, तो सही है, हमने सिर्फ फटाफट में पढ़ लिया हीट, बट हीट नहीं है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो डिवाइड बाई टी कर देना पड़ेगा तुम्हें। तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी करोगे, टी टी कट, तो आई स्क्वायर आर आ गया है ना। एच का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, डिवाइड बाई टी करोगे तो पावर बन जाएगा। डन। समझ में आ रहा है ना? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। चलो, ये तो अभी व्हाइट टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। ओके, क्यों? हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है उसका टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है क्या? टंगस्टन मेटल है या नॉन मेटल है? एलॉय है वो। ओके, क्या है? एलॉय है। सो एलॉय है मतलब क्या? उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, सबसे पहले मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है नॉन मेटल से, और एलॉय का पर्टिकुलरली टंगस्टन का मेटल से भी हाई है, तो अच्छी बात है ना, पिघलेगा नहीं। और ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर अच्छा है तो अच्छी बात है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो। सो इस सब रीजन से, तो ये तो क्वेश्चन आंसर है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, बिकॉज टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट आ गया, इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ओके, and it retains as much as heat generated so that it becomes very hot and emit light without melting away। मतलब hot हो जा रहा है, hot हो रहा है लेकिन light दे रहा है, ऐसा नहीं कि खुद melt हो जा रहा है। melting point ज्यादा है इसलिए, अगर melting point कम होता तो वो melt हो जाता। सर वो उसका वायर क्यों नहीं बना रहा? किसका? टंगस्टन का। बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है इसलिए। ओके, कॉस्टली ज्यादा है इसलिए। Moreover, tungsten has high flexibility and low rate of evaporation at high temperature, and that is the reason when tungsten is used as filament of electric lamps. Okay. Second question: why are the conductors of electric heating devices such as bread, toaster, electric irons made of an alloy? Same reason. Same reason. Okay. Answer. Okay. ठीक है. How does नहीं see how why is the series arrangement not used for domestic circuit? Domestic circuit मतलब से हमारे घर वाली, उसमें सीरीज क्यों नहीं यूज होगी? एक गया था सब गया। हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज कंसेप्ट में ही लास्ट लेक्चर में देखे थे, एक गया तो सब चला जाएगा। ओके, दिवाली जैसे। ओके, देन से कहाँ गया? और दूसरा कोई एक गया तो सब गया। दूसरा क्या? फ्यूज वाला फ्यूज वाला तो आएगा, बट और एक मेन
थरो रीजन क्या होगा? पैरेलल, डोमेस्टिक में पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज करते हैं, सीरीज क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि सब में करंट अलग अलग करंट लेंगे ज्यादा आएगा। हाँ क्यों? स्पीड ज्यादा है क्योंकि एक ही करंट ज्यादा मतलब उसमें फ्लो हो रहा है और सारे अप्लायंस को सेम करंट चाहिए। सारे अप्लायंस को सेम करंट भी नहीं चाहिए, वो बात भी सही है। ओके वो तो हम रेजिस्टर से एडजस्ट कर सकते हैं, बट दूसरा मेन रीजन क्या है, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे सीरीज में है तो R1 + R2 + R3 + R4 कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके अब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो सोचो टोटल करंट कितना बढ़ जाएगा, टोटल करंट, क्योंकि V तो फिक्स है 220, अब R इतना ज़्यादा हो गया है। ओके तो I पे भी इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर R क्या है, छोटा है, पैरेलल में R की वैल्यू छोटी होती है। तो एक रीज़न कि भाई एक खत्म, एक ऑफ होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो सभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, दूसरा सीरीज में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई। दूसरा, व्हाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? बोलो चलो क्या आएगा? चीपर है पहली बात। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है, कम होते तो नहीं यूज करते, ज्यादा है, दूसरे मेटल्स की कंपैरिजन में ज्यादा है। और कोई मेन रीजन नहीं है अभी तक। सस्ता है, सस्ता तो बोला ना, कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द मेन रीजन। रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर अच्छा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, तभी तो कंडक्टर अच्छा है। तो ऑल दीज रीजंस, ओके दैट्स इट। यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, देखो मार्च 20, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, किया क्या? नहीं किया। ओके इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, इनका मार्च 20 मोस्ट प्रोबेबली, आई जहाँ तक मुझे पता है जीएससीबी का होगा ये। हाँ ओके सो an electric refrigerator rated 400 watt electric bulb this much operated at 10 hours per day. Okay, what is the cost of energy to operate them for 10 days at 8 rupees per किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर के 8 रुपीज है। ओके रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, ऑपरेटेड 10 आवर्स अ डे, मतलब टोटल कंजम्पशन इतना हो रहा है, कॉस्ट कितनी होगी? सिंपल है, लॉजिक बताओ सिर्फ तो हम आगे बढ़ जाए। क्या करेंगे सर? पहले दोनों वॉट को प्लस करेंगे। ओके क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि टोटल मिलेगा हमें, टोटल कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तो टोटल पावर कंजम्पशन, तो सारा वॉट का प्लस कर देंगे। फिर KWH में ले आएंगे इसको, किलोवाट आवर। वॉट, हाँ KWH क्या? किलोवाट आवर में ले आएंगे, मतलब आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा तो हमारे पास सपोज किलोवाट मिल गए हैं, सबका सम करके किलोवाट मिले हैं, अब उसमें आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने आवर को मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आवर्स है, 10 आवर्स पर डे है, और वो कितने दिन के लिए है? 10 डेज के लिए। ओके तो 10 आवर्स एक दिन का, तो 10 डेज के 100 आवर्स। सो किलोवाट जो हमें मिला ये सम 500 वाट, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो 5000 किलोवाट आवर मिला। 5000 किलोवाट आवर। अब बोल रहे हैं 1 किलोवाट आवर के 8 रुपीज, अब वो तुम्हारा 8 स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला फिर से 1 किलोवाट आवर के 8 रुपीज है, तो 5000 किलोवाट आवर के कितने रुपीज होंगे? तो 5 8 से 40, तो 4 इंटू से 400 रुपीज किलोवाट आवर, और वो सब कट हो जाएगा। सो टोटल कितना हो गया? 400 रुपीज। डन, सिंपल था। ओके कैलकुलेट दी, देखो एग्जाम में ये पूछा है, हमने तो इससे कितने थोड़े अपर लेवल के किए हैं, सिंपल है। ओके कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे फाइंड करेंगे? लॉजिक बताओ फटाफट। इसको पहले पैरेलल को करेंगे, पहले पैरेलल और ये सीरीज में, खत्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी पूछा गया है, दैट्स इट। ओके डन। अगस्त 20, मतलब पता नहीं इतनी लेट एग्जाम क्यों लेते हैं समझ में आया? कोई केस होगा, कोई केस होगा। बीच में एक ईयर में टर्म वाइज भी एग्जाम हुई थी। ओके नहीं, वो 20 में नहीं हुई थी, अगस्त 20 अगस्त 20 में नहीं, हाँ उसका भी होता है,
बट इतना लेट नहीं होता, हो जाता है उसका भी। ये तो अगस्त मतलब ये लास्ट मंथ, जून जुलाई, जुलाई होता है लास्ट में लास्ट, जो कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं, जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं उनके लिए फिर से एग्जाम होती है, और अगर वो पास हो जाए तो उनको पास किया जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट पे जैसे वो ग्रेस मार्क का बताया था ना, वैसे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है सेकंड अटेम्प्ट। ऐसे तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रायल सर्टिफिकेट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट जब पास हो जाओगे तो। बोर्ड की मार्कशीट तो मिलेगी ही, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि तुमने फर्स्ट ट्रायल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। नहीं तो कोई तो भाई से 10 अटेम्प्ट दे दिए और मार्क्स लेके आ गए 100 आउट ऑफ 100, परसेंटेज 100%, उनको 100%, तो कैसी पढ़ाई की होगी भाई। टाइम भी लिया है ना 10 ईयर्स 10 बार दिया तो 10 ईयर्स का टाइम लिया है ना, तब जाके 100% आए। तो 10 ईयर्स लेके 100% लाने से अच्छा है एक ही बार में हम 96, 95, 97 ले आए। 10 ट्रायल दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं। अभी बूढ़े बूढ़े देते हैं। अभी एक मूवी आई थी शायद लास्ट ईयर, 10वीं ऐसा ही नाम था, 10वीं ऐसा नाम था। बूढ़े बूढ़े देते हैं, दे सकते हैं ट्रायल्स। पैसे भरने पड़ेंगे एग्जाम के जो भी होंगे, और सिलेबस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली रीड करना पड़ेगा। उसके पहले तुम बोलोगे हमारे टाइम पे ये था, ऐसा नहीं चलेगा। बट दे सकते हैं, दैट आई नो। अंडरस्टूड। वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बात थी, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया। सो हमने पूरे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस देख लिए। नाउ एक्टिविटी एंड इन टेक्स्ट वी विल डिस्कस, बट वो दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। कल हम थोड़ा बहुत एसएसटी का 4th चैप्टर और फिर आगे दूसरा कुछ भी एसएसटी हो तो थोड़ा एसएसटी कंप्लीट करते हैं। और तुम्हारा 1, 2, 3, 4 है जियोग्राफी में, और दूसरा इकोनॉमिक्स, ये बंद कर दे पहले। इकोनॉमिक्स